Okay, so we are dealing with the topic of lattice energy, and in this topic of A2 chemistry, today's topic is enthalpy changes in solution. In the previous class, when we finished our class, we were discussing about the thermal stability of group 2 carbonates and nitrates, and in that we have studied that down the group their thermal stability increased. Today we will be focusing on group 2 sulfates and hydroxide solubility. So in order to explain that, because you remember that in AS level when we were discussing group 2, I have told you the trend, and I told you that in paper 1 and paper 2 they will not ask you the explanation, but the explanation will be asked when you will start studying in A2, and it will be asked in P4. तो ये जो ट्रेंड आप स्टडी करोगे और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट विल कैरी 4 marks क्वेश्चन इन P4. Describe and explain the trend in solubility of group 2 sulfates या फिर group 2 hydroxides. तो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी का ट्रेंड ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हुए जो चेंज है उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो आंखों से नज़र पे कुछ ये आता है कि वो सारे का सारा डिज़ोल्व हो गया है, कुछ में नज़र आता है कि आपने जितना उसमें डाला था अमाउंट, लेट से 5 ग्राम्स डाला था, उस 5 ग्राम्स में से कुछ डिज़ोल्व हो जाता है और कुछ स्मॉल अमाउंट नीचे बैठा हुआ रह जाता है, और आप उसको बाज़ औक़ात कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन थी, वो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो सकता था, तो आप और पानी डालते हैं, जब वो सारा डिज़ोल्व हो जाता है तो वो फिर अनसैचुरेटेड में चला जाता है. लेकिन अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो ना बनाएं और डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, विजिबली डिज़ोल्व नहीं होते. आप उसको देख डालते हैं पानी में और पानी डालते चले जाते हैं, लेकिन वो डिज़ोल्व ही नहीं होता. आप कहते हैं ये तो इनसॉल्युबल है. तो लेकिन याद रखें, केमिस्ट्री की रूह से कोई भी चीज़ परफेक्टली इनसॉल्युबल नहीं है. इट्स अ रिलेटिव टर्म. It's a relative term that it's soluble or insoluble, and when we are saying that it's soluble or insoluble, we are discussing on how we see it, with our eyes. But अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो जो चीज़ आपको प्रेसिपिटेट, आपने सॉल्ट एनालिसिस में एएस में पढ़े थे, प्रेसिपिटेशन हो जाती है वाइट पीपीटी या कॉपर का ब्लू पीपीटी या आयरन 2 का ग्रीन पीपीटी. वो जो पीपीटी आप करते हैं प्रेसिपिटेट, एक्चुअली वो भी पार्शली सॉल्युबल होते हैं. बेशक आपने 5 ग्राम डाला तो वो 0.00015 ग्राम या 0.00001 ग्राम डिजॉल्व होते हैं. सो इट्स अ रिलेटिव टर्म. कुछ ना होने के बराबर डिजॉल्व होते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में, और कुछ जो है वो फॉरेन डिजॉल्व होते हैं, और कुछ दरमियाने से होते हैं, हम स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हैं. स्पेरिंगली सॉल्युबल, soluble and insoluble, these are the three terms that we use when we see a salt dissolving in water. But what is the process going on behind the solution formation? Solution बनाते हुए क्या प्रोसेस हो रहा होता है और उसमें कौन सी एनर्जी चेंजेस जो हैं वो आ रही होती हैं, वो देखेंगे, और उसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन से सॉल्ट हैं जो फॉरेन डिजॉल्व हो जाते हैं और वो हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में नीचे उसका कोई क्रिस्टल पड़ा दिखाई नहीं देता, और वो क्या वजह है कि जो सॉल्ट्स हैं वो स्पेरिंगली डिजॉल्व होते हैं और कुछ हैं जो विजिबली हमें डिजॉल्व होते हुए दिखाई नहीं देते हैं. उसकी क्या वजह है? तो उसके लिए देयर आर टू प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द एंथैल्पी चेंज. मैं आपसे जो है वो प्रोसेस की बात कर लूँ. तो प्रोसेस में there are two steps that takes place. अगर आप ये तस्वीर देख रहे होंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर आयनिक सॉलिड के लेटिस स्ट्रक्चर में उसके आयंस पड़े हुए हैं, एंड दे आर टाइटली पैक्ड. पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयंस. जब आप इनको पानी में डालते हैं
तो स्टेप नंबर ए में आप देख रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं they are coming closer towards the ions and they are trying to develop some forces with the ions. अगर आप देखिए तो सॉरी okay, so I was just dealing with the joining the people. So I was telling you that when you dissolve a solid in water, ionic solid in water, there are two steps that takes place. There are two steps that takes place. First is water molecules go near the ions and start dragging the ions away from each other. इस प्रोसेस में जब आयंस एक दूसरे से दूर हटेंगे तो इस स्टेज को वी कॉल दैट, इन दैट स्टेज वी कॉल दैट फर्स्ट स्टेज जिसमें यहाँ लिखी हुई है वो है लैटिस एनर्जी को ऑपोजिट कर दें उसको हम लैटिस डिसोसिएशन कहते हैं, लैटिस डिसोसिएशन, and it is actually equal to lattice energy लेकिन माइनस लैटिस एनर्जी। माइनस क्यों हो गया कि जो लैटिस एनर्जी है उसमें तो आपको पता है आयंस आके जुड़ते हैं एंड व्हेन दे कम क्लोजर दे टेक अ सॉलिड स्टेट, सम एनर्जी इज रिलीज्ड। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो एनर्जी जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है और वो उसको फोर्सेबली हम उसको दूर हटा रहे हैं, तो इसलिए जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वैल्यू वही रहेगी लेकिन उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसीलिए देखें माइनस और लैटिस एनर्जी जो होती है आपको पता है वो भी माइनस होती है, लैटिस एनर्जी का साइन जो है वो भी माइनस होता है। तो इसलिए बेसिकली ये क्या होगा कि लैटिस एनर्जी का जब साइन माइनस है तो फिर माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन क्या बन जाएगा, इसका साइन प्लस बन जाएगा। Lattice dissociation is basically positive, it is endothermic, but its value is equal to the energy released। ये याद रखिए, पानी के मॉलिक्यूल आयंस को डिसरप्ट कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच के उस आयंस की जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जब ये आयंस एक दूसरे से दूर हटेंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैटिस डिसोसिएशन। बेसिकली अगर बगैर एनर्जी की बात करें तो दिस प्रोसेस इज जस्ट कॉल्ड डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल सॉलिड को डिसोसिएट करते हैं, मतलब डिस एसोसिएट मीन जुड़ना होता है, डिसोसिएट मीन्स अलग होना होता है। तो पानी के मॉलिक्यूल आयंस को अलग करते हैं, उसको अलग करते हुए कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। वो कितनी एब्जॉर्ब होती है उसे हम लैटिस डिसोसिएशन कहते हैं। इट इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी बट विद अ पॉजिटिव साइन। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर आप गौर करें, मैंने बाहर माइनस साइन क्यों लगाया है, ताकि मैं उसके साइन को चेंज कर लूँ। तो लैटिस एनर्जी ही एब्जॉर्ब होनी है ताकि वो आयंस एक दूसरे से दूर हट जाए, डिसोसिएट हो जाए। जब आयंस एक दूसरे से दूर हट जाते हैं तो फिर सेकेंड स्टेज में आप देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है आपके सामने। वाटर मॉलिक्यूल्स ने आयंस को सराउंड कर लिया है, पॉजिटिव आयन को भी सराउंड किया है, नेगेटिव आयन को भी सराउंड किया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और हाइड्रेशन में कुछ नई फोर्सेस बन रही हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म लिखा हुआ है। ये कौन से बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस फॉर्म। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फोर्सेस एनर्जी इज रिलीज। तो ये जो एनर्जी है प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है।
दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, जबकि लेटिस डिसोसिएशन जो थी वो एंडोथर्मिक थी, इसीलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था लेटिस एनर्जी को, क्योंकि लेटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है। तो अब देखना ये है कि जब आप डिजॉल्व कोई चीज़ होती है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कितनी एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो अब सिंपल सा रूल है कि अगर आपका लेटिस स्ट्रांगली बाइंड हुआ है और पानी के मॉलिक्यूल्स उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिर बात करूंगा, ब्रेक नहीं कर सकते का मतलब ये नहीं है कि 100% कोई मॉलिक्यूल जो है पानी का वो आयन को अपनी तरफ नहीं खींच लेगा। पानी के कुछ मॉलिक्यूल आयंस को जरूर खींचेंगे, लेकिन ओवरऑल लेटिस स्ट्रक्चर इफेक्टिवली वैसे ही रहेगा, तो वो इंसॉल्युबल होगा। अगर आधा आधा हो जाएगा, कुछ आधा ब्रेक कर जाएगा और आधा नहीं ब्रेक करेगा, तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा। और जब पानी के मॉलिक्यूल सारे ही आयंस को बिखेर देगी, डिसोसिएट कर देगी और फिर उन सब के साथ अपनी दोस्ती बना लेगी, नया पानी के प्रोसेस जो है हाइड्रेशन का हो जाएगा, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो पहला काम ये है कि लेटिस एनर्जी एब्जॉर्ब। If this process takes place, then the second process, ion dipole force is formed, hydration occurs, and the solution is formed. दोनों मिलकर होता है। अगर पहला काम मुश्किल है, ना होने के बराबर हुआ है, तो जाहिर बात है हाइड्रेशन में भी बहुत ना होने के बराबर की एनर्जी निकलेगी, तो इसलिए वो पानी में डिजॉल्व ना होने के बराबर होगा, इफेक्टिवली इंसॉल्युबल होगा। अगर आयंस 50-50, 40-60 या 30-70 इतने से होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल सपोज सब 30% आयंस को डिसोसिएट कर लेते हैं, लेटिस एनर्जी अब्जॉर्ब इतनी मिल जाती है कि वो आयंस 30% आयंस एक दूसरे से अलग हो जाए, और फिर वो जो 30% आयंस अलग होंगे वो हाइड्रेट हो जाएंगे और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो फिर भी वो एनर्जी रिलीज है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी और डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगी, तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। जबकि अगर पानी के मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट ऑल या ऑल ऑफ द आयंस को डिसोसिएट कर दे, और जब वो डिसोसिएट हो जाएं तो फिर पानी के मॉलिक्यूल्स उनके साथ बनाएं आयन डाइपोल फोर्सेस, तो फिर कितनी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हुई और कितनी एनर्जी इस प्रोसेस हाइड्रेशन में रिलीज हुई, इनका हम जो है एक हेस साइकिल बनाएंगे और उससे हम निकालेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो सोल्यूशन जो है वो बन सकती है या नहीं बन सकती। अब दो प्रोसेसेस आपने देख लिए, वन इज लैटिस डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव लैटिस एनर्जी, and the other step is hydration in which ion dipole forces are formed. तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लैटिस एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनका जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। और उसमें अगर साइन एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन का पॉजिटिव आ जाए, स्मॉल पॉजिटिव, या नेगेटिव आ जाए, उसमें कोई भी वैल्यू आ जाए, जीरो से कोई भी -1 -2 अप टू एनी, तो स्मॉल पॉजिटिव +1 2 3 4 5 6 बस इतना, और माइनस में कोई भी नंबर, तो वो सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से चलें तो जितना माइनस में डेल्टा एच सोल्यूशन एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन जितनी माइनस में बढ़ेगी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन जितनी नेगेटिव होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्ट होगा, और जितना एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होगा, नंबर लाइन में अगर आप +5 6 तक जा रहे हैं तो हम उसे सॉल्युबल ही कंसिडर करते हैं, फुली सॉल्युबल। लेकिन जब आप +6 से आगे जाना शुरू करते हैं तो फिर हम मूव करते हैं टू स्पेरिंगली सॉल्युबल, and then at a particular higher levels of plus values such as +30 or +35 or +40 enthalpy change of solution, वो हमें विजिबली इनसॉल्युबल नजर आते हैं। जैसे कि आप बेरियम सल्फेट को पानी में डालें तो हम कहते हैं जी वाइट पीपीटी बना हुआ है, जी वाइट सॉलिड है, डिजॉल्व नहीं हुआ, तो उसकी एंथैल्पी और चेंज ऑफ सोल्यूशन लार्ज पॉजिटिव होगी। आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड की जो वैल्यू है वो +3.9 किलो जूल पर मोल है फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन,
इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव, दैट्स वाई जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं कॉमन सॉल्ट, तो आपको वो डिजोल्व हो जाता है। तो दिस इज अ स्मॉल पॉजिटिव, सो स्मॉल पॉजिटिव इज सॉल्युबल। लेकिन इससे ऊपर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए -55 लिखी हुई है। तो अगर मैं इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी का देखूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस में है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का इक्वल अमाउंट्स लेकर 100 ग्राम वाटर में या 100 सेंटीमीटर की वाटर में डालें, तो हो सकता है कि सोडियम क्लोराइड के कुछ क्रिस्टल्स आपको नीचे बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, वो सारा ही डिजोल्व हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड भी अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड से कंपेयर करें या इसके अलावा नाइट्रेट्स, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ओ लेवल से पढ़ा हुआ आपने। नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनकी एंथैल्पी जो है सोल्यूशन नेगेटिव में होती है, जबकि सोडियम क्लोराइड भी सॉल्युबल है, बट उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी निस्बतन कम हो रही है, क्योंकि जितना आप प्लस की तरफ बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो +3.9 इज नॉट दैट बिग वैल्यू कि वो आप कहें कि जी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। नो, प्रेसिपिटेट जो है वो उन सॉल्ट्स के लिए बनता है जिनकी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज अबव +10, एंड देन इट फर्दर गोज ऑन, जितना +10 से ज़्यादा होता जाएगा। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन को ज़रा एक दफ़ा रीवैम्प कर लें, और A1 में आपने पढ़ी हुई है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, इट कैन बी आइदर एंडो और एक्सो। अभी हमने देखा कुछ की एक्सो है, कुछ की एंडो है। तो इट इज एंथैल्पी चेंज और द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज when 1 mole of ionic solid dissolves in sufficient water to form very dilute solution। तो यहाँ आपने इसलिए इसको लिखा है कि इतना पानी डालें कि आपको यकीन हो कि इसमें इसको सारा डिजोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्ट्स हैं जिनको आप पानी डालते जाते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक चुटकी सॉल्ट के अंदर, 1 ग्राम सॉल्ट के अंदर आप जो है वो 2 डेसीमीटर क्यूब पानी डाल देते हैं, वो डिजॉल्व ही नहीं होता। और एक ऐसा है जिसके अंदर 1 ग्राम में आप 100 cm क्यूब वाटर डालते हैं तो फौरन गायब हो जाता है, तो गायब नहीं होता, डिजॉल्व हो जाता है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन में आपने 1 मोल, बेसिकली यू नीड टू ऐड 1 मोल of the ionic solid. 1 mole of the ionic solid has to be added to a very large amount of water, इतना लें कि यकीन हो जाए कि वो सारा डिजोल्व हो जाता। अगर वो सॉल्युबल होगा, अगर इनसॉल्युबल होगा तो उसका 1 मोल पानी के इनफिनिट डाइल्यूट में भी डिजोल्व नहीं होगा। इसकी इक्वेशन आप देख रहे हैं, यूजुअली आप जो है बेहतर इक्वेशन जो है वो सेकंड वाली है, जिसमें आप आयंस को सेपरेट करते हैं। तो आयंस जो है आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड, ये आपकी इक्वेशन लिखनी भी आती है, P4 में भी आती है। एक्वस का मतलब आपने पानी में इसको डाला, पानी में डालने से उसके बन गए जी मैग्नीशियम आयंस एक्वस और क्लोराइड आयंस एक्वस। तो इस इक्वेशन से क्या दिखाई दे रहा है कि आपने सॉलिड डाला, पानी में स्टर किया, तो उसके आयंस एक्वस बन गए। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो है, ये ओवरऑल प्रोसेस है। इसके अंदर अभी हमने बात की थी, ये ओवरऑल इक्वेशन दिखा रहा है, ओवरऑल हो रहा है ये। लेकिन इसके अंदर 2 प्रोसेसेस होते हैं। वो क्या होता है इसके अंदर? वो 2 प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक होता है जी प्लस या लैटिस एनर्जी, इसको अगर मैं लैटिस एनर्जी कर रहा हूँ तो माइनस लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है जी, और प्लस इसके अंदर, प्लस इसके अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दोनों काम होते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ये भी एक्सोथर्मिक है, और लैटिस एनर्जी भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन माइनस लगाने से वो एंडो हो गई है।
अब देखना ये है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा एंडोथर्मिक है, प्लस में हो रही है, मतलब है तो वो एक्सोथर्मिक, लेकिन माइनस लगाने से हम उसको एंडोथर्मिक कर रहे हैं। तो अगर लैटिस एनर्जी इज मोर एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज स्मॉल, तो आंसर जो है वो आपके पास प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सपोज कर रहा हूँ लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो माइनस ब्रैकेट में -100 है, ठीक है, और फिर प्लस की जो उनकी जो आयंस की हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की हाइड्रेशन को इकट्ठा किया जाता है। अगर सपोज करें कि उसका जो टोटल वैल्यू है वो है -96.7, 96.7, तो अब आप देखें कि लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा बड़ी थी और हाइड्रेशन की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी छोटी है, इसलिए इसका जो डिफरेंस आएगा डेल्टा ए सोल्यूशन वो प्लस जो है वो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा बड़ी होगी और हाइड्रेशन कम होगी उसकी वैल्यू, तो वो सॉल्ट जो है उसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो ग्रेटर द लैटिस एनर्जी एंड स्मॉलर द हाइड्रेशन, उतना डेल्टा ए सोल्यूशन प्लस में जाता जाएगा और वो इनसॉल्युबल होता जाएगा। इसके अगेंस्ट स्मॉलर द लैटिस एनर्जी एंड ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी, तो फिर आंसर जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि प्लस सपोज करें ये माइनस की जगह पर यहाँ पर +90 जो है वो -96 की जगह वो -196 होता, तो फिर आपका जो आंसर आता वो प्लस में आता, सॉरी माइनस में आता, और माइनस में आने की वजह से डेल्टा ए सोल्यूशन जो है वो एक्सो की तरफ चली जाती। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द टू वैल्यूज, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड द लैटिस एनर्जी। ग्रेटर लैटिस एनर्जी, स्मॉलर हाइड्रेशन, डेल्टा ए सोल्यूशन पॉजिटिव होगा और वो इनसॉल्युबल की तरफ जाएगा। फिर से सुन लें, ग्रेटर लैटिस एनर्जी, ठीक है जी, स्मॉलर हाइड्रेशन, तो फिर डेल्टा एच सोल्यूशन का साइन पॉजिटिव में जाएगा, और जितना डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव में जाता जाएगा उतना वो इनसॉल्युबल होता जाएगा। उसके अगेंस्ट स्मॉलर लैटिस एनर्जी एंड लार्जर हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो फिर क्या होगा कि आपका जो डेल्टा एच सोल्यूशन का साइन नेगेटिव हो जाएगा और वो पानी में डिजोल्व होने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये डिजोल्व की जो है वो कैपेसिटी आपके पास आती है। तो डेल्टा एच सोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द टू स्टेजेस। अब हम इसको देखते हैं जी, हैश साइकिल इसका बनाते हैं, और हैश साइकिल बनाकर ये देखिए, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंजेस ऑफ सोल्यूशन। तो आपके पास एक स्टेप ये है कि आप गैसियस आयंस को पानी में हाइड्रेट कर लें, जैसा कि ये स्टेप दिखाया हुआ लेफ्ट साइड के ऊपर। तो दिस स्टेप नंबर 1, दिस इज योर डायरेक्ट रूट, गैसियस आयंस पानी में डिजोल्व हुए, हाइड्रेशन हो गई। दूसरा स्टेप ये है कि पहले आप लैटिस गैसियस आयंस को लैटिस एनर्जी में करें और सॉलिड बनाएं, और उसके बाद उस सॉलिड को पानी में डिजोल्व करें। ये आपका इनडायरेक्ट रूट है। तो डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट रूट ये दोनों आ गए आपके पास। अब अगर देखिए, लैटिस एनर्जी अगर मोर एक्सोथर्मिक होगी और हाइड्रेशन लेस एक्सोथर्मिक होगी, तो फिर ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा। अगर लैटिस एनर्जी जो है वो लेस एक्सोथर्मिक होगी, हाइड्रेशन मोर एक्सोथर्मिक होगी, तो फिर ये डिजोल्व हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी आ रहा है, नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखिए साइकिल के हिसाब से ये बन रहा है डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे
टू कैलकुलेट डेल्टा एच सोल्यूशन, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू एच हाइड्रेशन, ठीक है जी। और लेटिस एनर्जी यहाँ प्लस हो रही है तो ये माइनस होकर लेटिस एनर्जी आ जाएगी। हाइड्रेशन माइनस लेटिस एनर्जी इज डेल्टा एच सोल्यूशन। ये फार्मूला याद रखें, ये 2 नंबर के लिए कैलकुलेशन की भी आती होती है, टू कैलकुलेट हाइड्रेशन डेल्टा एच सोल्यूशन फ्रॉम डेल्टा एच हाइड्रेशन एंड लेटिस एनर्जी। तो अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन का साइन भी जो है वो नेगेटिव है, ये डेल्टा एच हाइड्रेशन का साइन भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेटिस एनर्जी का साइन भी नेगेटिव है, तो और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब डिपेंड करेगा, अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन मोर नेगेटिव है और लेटिस एनर्जी लेस नेगेटिव है, तो ये अगर मोर है और ये अगर लेस है तो डेल्टा एच सोल्यूशन का साइन नेगेटिव आएगा और वो सॉल्युबल हो जाएगा। जबकि अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है वो लेस है और लेटिस एनर्जी मोर है, तो फिर डेल्टा ए सोल्यूशन का साइन पॉजिटिव आ जाएगा और वो इंसॉल्युबल की तरह चल पड़ेगा। सो it depends on the relative values of delta H hydration lattice. Greater hydration, smaller exothermic lattice energy, तो it will be जो है वो इस तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। तो आप मेरे पास टाइम का नोटिस आ रहा है, तो अगर टाइम मैं इसको अभी क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, मैं आपको नया इनवाइट सेंड कर रहा हूँ, so we will start working from the same point again. Just wait for a few minutes.